मोहब्बत भी, लड़ाई भी, खुदा भी और खुदाई भी, यहीं भंगड़ा, यहीं गिद्धा, यहीं सूफ़ी सौदाई भी, मुझे पंजाब कहते हैं। चमकीला जब स्टार थे 80s में, तब ताज़ा ताज़ा हमने जवानी में कदम रखा था। उस वक्त क्या माहौल था, किस तरह का सोशल सिनारियो था या किस तरह की दहशत थी, वो मुझे बहुत फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस है उसका। किसी दी लिम्का, किसी दी गोल्ड स्पॉट, साड़ी पेप्सी, तू सारी रात कत्या करूं तेरा रू, तुम हो साथ मेरे, अब तुमको पा ही लिया। ये कोई अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेजेस ऑफ लव के गाने नहीं है। जहाँ तक सूफीज़म की बात है, मुझे एक लगता है कि ये एक इस तरह का जॉनर है जिसमें शायद सुकून तो रहता ही रहता है, उसके अलावा शिकायत का भी मौका रहता है। मैं तो जग को ना भाया, तूने गले से लगाया, अब मैं तो जग को ना भाया, वो जग के साथ शिकायत है उसकी। डॉक्टर इरशाद कामिल, वेलकम टू CNN News 18. Sir, it's an honor to meet you. I mean, your song inspire millions every day. How are you, sir? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार। मैं डॉक्टर, आपने बोल दिया है, मैं खुद ही डर गया हूँ अपने नाम से, इतना ऐसा लग रहा है। आप सिर्फ इरशाद कामिल के साथ बात करें। इरशाद जी, आपकी आने वाली फिल्म चमकीला, जो कि आधारित है लाइफ ऑफ अमर सिंह चमकीला, जो एक पंजाबी सिंगर थे। टू स्टार्ट विद सर, व्हाट वाज दैट नरेशन लाइक जब इम्तियाज़ अली ने आपको ये कहानी सुनाई थी चमकीला की? क्योंकि आप पंजाब से हैं एंड आप, आई एम श्योर आप अवेयर हो गए, आप जानते होंगे अमर सिंह चमकीला के बारे में जब आप बड़े हो रहे थे। तो क्या आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था जब आपने ये कहानी सुनी, और कैसी थी वो नरेशन? मुझे लगता है नरेशन से ज़्यादा ना, मुझे जब ये पता चला कि इस तरह की पिक्चर बन रही है, चमकीला पिक्चर बना रहे हैं, क्योंकि कहानी तो मुझे पता ही थी, और चमकीला उस वक्त के एक स्टार थे जब हमने नया नया जवानी में पैर रखा था, और उनके गाने हमें अट्रैक्ट करते थे। तो जब उन्होंने बताया इम्तियाज़ ने कि ये पिक्चर है, इस तरह से सब्जेक्ट है, तो इट वाज नॉट अबाउट कि इस तरह की स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी वो बनी हुई है। चमकीला के बारे में जो पंजाब के लोग हैं वो काफ़ी कुछ जानते हैं, और ज़्यादा हमारी जो डिस्कशन हुई वो सिचुएशंस पे हुई कि किस तरह से वो इस पिक्चर को देख रहे हैं। जो चमकीला एज ए आर्टिस्ट अंदर चल रहा है उसके, उसको मुझे नरेट करना है, उसके बारे में मुझे गाने लिखने हैं। तो क्या आपकी कोशिश थी, क्या आप बताना चाहते थे सॉन्ग्स के द्वारा जो पूरे इंडिया को अपील करे? मैं ये सोच रहा था कि चमकीला इसलिए चमकीला हुआ क्योंकि चमकीला मेरे लिए सिंगर तो हैं ही, अच्छे सिंगर हैं, कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं उन्हें लिरिसिस्ट बड़ा मानता हूँ। ओके। मैं ये मानता हूँ कि अगर उनके लिरिक्स इतने रेवोल्यूशनरी ना होते, शायद उनके साथ जिस तरह से हुआ, जिस तरह से दुनिया पेश आई उनके साथ, उस तरह से पेश ना आती। अगर उन्हें लिरिक्स को आप बदल दिया जाए, उन्हें लिरिक्स को सिंपल कर दिया जाए, थोड़ा सा पर्दे में कर दिया जाए, तो मे भी वो एक नॉर्मल सिंगर होते, जिस तरह किससे बहुत सारे पंजाब के सिंगर हुए हैं या आगे भी होंगे। लिरिक्स थे जिन्होंने उस कलाकार को अलग किया। मैं आगे ये भी बात बोल दूं कि जो आपने पूछा कि मैं किस तरह से इसको, मेरी अप्रोच क्या रही, तो उस आर्टिस्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही आम जनता के साथ। तो मैंने भी कोशिश अपने लिरिक्स के थ्रू यही करने की कि कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहे, और बात कही भी जाए, थोड़ा चमकीला का रंग भी दिखाई दे, और लेकिन थोड़ी सी अपनी बात, एक ज़मीनी बात भी साथ में हो। कनेक्ट तो बिल्कुल कर रहे हैं आपके लिरिक्स और आपके गाने भी, बिकॉज इश्क मिटाया इज़ द फर्स्ट सॉन्ग विच वाज रिलीज फ्रॉम द एल्बम एंड इट वाज एन इंस्टेंट हिट। और आज कोई गाना वो पूरा सुने तो इट रियली गिव्स यू गूज बम्स, रोंगटे खड़े कर देता है, जितना लेड है वो गाना। तो क्या था प्रोसेस इश्क मिटाया लिखने का? क्या आपके पास पहले धुन पहले से थी? इश्क मिटाया असल में 99% गाने जो मैंने लिखे हैं अभी तक रहमान साहब के साथ, वो धुनों पे ही लिखे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप बिना कंपोजिशन के भी कुछ लाइनें लिख देते हैं।
जब डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टर इम्तियाज़ के इस तरह की पिक्चर है, उन्होंने कहा कि मैं चमकीला के बारे में पिक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, चमकीला के साथ साथ और चमकीला के अलावा पंजाब के बारे में भी ये पिक्चर है। और उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने एक पोएम सी लिख दी थी अपने ही अंदाज में, मैं कुछ लिख देता हूँ, जिसमें इस तरह की बात थी कि मोहब्बत भी, लड़ाई भी, खुदा भी और खुदाई भी, यहीं भंगड़ा, यहीं गिद्धा, यहीं सूफ़ी सौदाई भी, मुझे पंजाब कहते हैं। तो ये जो मैं हूँ पंजाब आया है, वो उसी एक पोइट्री का एक हिस्सा था टुवर्ड्स, इसका नाम मैंने रखा था मैं हूँ पंजाब। तो वो हमने मैं हूँ पंजाब वहाँ पे यूज़ कर लिया है। और उसके बाद जैसा ये कंपोजिशन हुई, हम चेन्नई में थे, कंपोजिशन हुई इसकी, और कंपोजिशन हुई तो मुझे गाना तुरंत लिखना पड़ा कि अभी कंपोजिशन हो गई है तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआती दौर में फिर मुझे जो कुछ समझ में आया वो मैंने लिख दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट में से ही इसमें इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि मेंटली आई वाज वेरी क्लियर कि इस गाने में कहना क्या है, बात क्या करनी है। तो इसलिए मैंने वो फर्स्ट ड्राफ्ट में ही आ गया था कि जीवे अग मेरी जल मेरा सारा जीवे, या मेरे आगे दुनिया का रंग सारा फिक्का, अपने लहू से ही लगाया मैंने टिक्का। ये फर्स्ट ड्राफ्ट में ही आ गई थी लाइनें। Each time that line come, मैं हूँ पंजाब, it gives you goosebumps. You said, wow, somebody's really arrived. The other song, sir, which is very good, is the song called वाजा, जो कि बहुत layered है, and उसको सुनने के बाद लगता है कि yes, चमकीला has arrived. और वो गाना also reflect करता है चमकीला का nature, कि किस टाइप के उसके गाने थे। उसमें एक लाइन है, सेक्सी गीत गाता था। What was the most challenging part, sir, or how easy was it for you to write बाजा? बाजा को मैं गाने से ज़्यादा ना पिक्चर का एक, जैसे होता है ना प्रीलूड होता है, प्रीलूड में कोई चीज़ आप या कोई आप किताब लिखते हैं तो उसका एक प्रीफेस होता है, तो बाजा मेरे लिए उस तरह की बात थी जिसमें मुझे चमकीला के बारे में भी बताना था, जिसमें ये भी था कि माहौल किस तरह से चल रहा था। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इम्तियाज़ चाह रहे थे कि गाने के साथ साथ उसका माहौल भी आ जाए, क्योंकि एक आर्टिस्ट को आप बिना उसके माहौल को जाने, बिना सराउंडिंग्स को जाने आप नहीं समझ सकते वो किस माहौल में था और किस तरह से वो जिया, क्या क्या उसने झेला, कहाँ कहाँ से वो गुज़रा। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं एक आर्टिस्ट को समझने के लिए। जब पिक्चर किसी आर्टिस्ट पे बन रही हो तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो बाजा में असल में अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग लोग चमकीला के बारे में बात कर रहे हैं। जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, जो आम जनता है वो अपने तरीके से बात कर रही है, जो ट्रक ड्राइवर हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ैन थे उसके वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, और जो वो नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग होते हैं वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। तो इन सबको एक कह लीजिए धागे में पिरोना वाज काइंड ऑफ टास्क, एक कि किस तरह से चीज़ों को किया जाए। बट अल्टीमेटली जब आप ये तय कर लेते हैं कि ओके बज बाजा बाजा खेला शुरू है, ये चीज़ें जब सेटल हो गई तो आपको पता है कि घूम के यही बात आनी है, तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। सो देन आउट ऑफ द 6 ट्रैक्स सबसे इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी अकॉर्डिंग टू यू किस गाने की थी? जो तू क्या जाने हमारा गाना है। पहले इसकी जगह हम कोई और गाना, कोई और कंपोजिशन फाइनल कर चुके थे। देन आफ्टर पॉइंट डिस्कशन के बाद ये लगा कि ये कंपोजिशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ हम कोई और अच्छी बात कर सकते हैं कंपोजिशन के हिसाब से भी और लिरिक्स के हिसाब से भी। तो रहमान साहब ने कुछ और कंपोज किया जो अभी आप तू जाने, और इसमें अच्छी बात कह लीजिए या फ़नी स्टोरी कह लीजिए वो ये है कि हुआ ये कि उन्होंने इस पे ये ठान लिया कि मुझे इस जगह पे कोई और गाना करना है, जो अपने पास गाना है वो गाना नहीं करना है। तो मैं किसी और सिलसिले में रहमान साहब के पास गया हुआ था किसी और सिटिंग के लिए, एंड ही आफ्टर वो जब सिटिंग ख़त्म हुई आफ्टर दैट ही सेड इरशाद आप रुको। मैं रुक गया और उन्होंने बोला जब तक तुम उस गाने के लिए मुझे कुछ एक लाइन नहीं दे के जाओगे ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा सर बहुत, मैं कल देता हूँ, बहुत देर हो गई, या 2-2:30 बज गए थे।
अभी दिमाग चल नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं मानता ही नहीं, तुम आई एम नॉट लिस्टिंग यू मैन, यू सिट हियर एंड यू जस्ट टेल मी, गिव मी जस्ट वन लाइन, एनीथिंग। तो मैंने कहा सर दिमाग नहीं चल रहा, अभी इतना रात हो गई। नो नो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, टेल मी जस्ट समथिंग विच अकर्स टू यू। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे 2-3 लाइनें लिख दी, और 2-3 लाइनों में ये भी एक लाइन थी, एक्चुअली गाने का मफहूम था वो, उन्होंने जब जो पूछा था वो, मैंने कहा ये गाना तू क्या जाने हो सकता है। और आगे भी मैंने 2-4 लाइनें लिख दी थी, जिसको थोड़ा इधर उधर करके उस तरह से उन्होंने कंपोज कर दिया था। देन आई यू नो प्रॉपरली उसको मैंने थोड़ा रिफाइन कर दिया गाने को, और प्रॉपर गाना फिर उस पर लिखा, तू क्या जाने। उस तरह की लाइंस जो होती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे तू क्या जाने, अब तू क्या जाने के आगे कुछ भी हो सकता है। तू क्या जाने तू कितना अच्छा है, तू क्या जाने तू कितना ख़राब है, तू क्या जाने मैं किस तरह से जी रहा हूँ, तू क्या जाने मैं किस तरह से महसूस करता हूँ। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं वो सुनने में बड़ी सिंपल होती हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब उसके हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड रहमान सर कि तू क्या जाने को रख के हम बना सकते हैं गाना। आपकी एसेसन आपकी बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छी इक्वेशन है ए रहमान के साथ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, एक ऐसा आपने गाना रहमान साहब के लिए क्रिएट किया था जो आपको ए रहमान ने 11 बजे रात को फ़ोन करके बोला था कि गिव मी अ लाइन फॉर दिस पीस, एंड दैट इवनिंग यू एक्चुअली प्रॉमिस योर सन दैट यू विल टेक हिम आउट। नहीं, वो बात ये हुई थी, मैं बड़े साल पहले की बात है ये, जब हम हाईवे पे काम कर रहे थे, तो मेरा बेटा छोटा था, तो मैंने उसे कहा था कि यू नो न्यू ईयर ईव थी कि उस दिन में हम बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले, कि जब मैं छोटा होता था तो हम डीडी दूरदर्शन यानी DD1 पे नए साल का प्रोग्राम देखते थे, और मेरी अम्मी इस तरह से गाजर का, सर्दियों के दिन होते थे, गाजर का हलवा बनाती थी, तो हम थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा बनाते खाते थे और प्रोग्राम देखते थे, एंड इस तरह से हमारा न्यू ईयर होता था। एंड कामरान, उसने कहा कि कामरान मेरे बेटे का नाम है, उसने कहा कि चलिए इस बार हम भी इसी तरह से मनाएंगे नया साल। तो मैं, कामरान और तस्वीर मेरी वाइफ, हम इकट्ठे उसी तरह से, और हमने क्या होता था, हमारा घर बड़ा छोटा सा घर होता था हमारा, तो एक टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, और नीचे हम बिस्तर लगा लेते थे, सब भाई बहन वहाँ इकट्ठे देखते थे वो टीवी। तो ऐसे ही हमने किया, मैंने, तस्वीर ने और कामरान ने नीचे बिस्तर लगा लिया और टीवी ऑन कर लिया। टीवी ऑन करके जैसे ही हम 11 बजे के आसपास वो प्रोग्राम शुरू हुआ DD1 वाला, तभी मुझे यहाँ से रहमान साहब के यहाँ से फ़ोन आया, और उन्होंने बताया वो गाना था माहीवे, हाईवे का। उसका एक पोर्शन था कि रहमान साहब गाना चाहते हैं और ये पोर्शन है माहीवे का, तो आप प्लीज़ फटाफट लिख दीजिए, ही इज़ अबाउट टू कम ऑन द माइक। तो वो मुझे क्योंकि काम आ गया, तो थोड़ा सा जैसे होता है कि आपका प्रोग्राम आपने कुछ सोचा होता है, और वो बच्चा इनोसेंट होता है, तो अरे पापा जा रहे हैं अभी काम करने के लिए, तो मैंने उसे बोला कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एंड आई वेंट एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, और 10-15 मिनट में जो पोर्शन था वो लिखने के बाद, वो गाना लिखने के बाद माहीवे मैंने भेज दिया। एंड 15-20 मिनट के बाद मैं फिर आ गया वापस कि लो ठीक है, अभी फिर हम नाउ वी विल कंटिन्यू आवर न्यू ईयर। The genius of Irshad Kamil. No, it's not about genius, you know, it's about, see, जब आपके पास टाइम कम होता है ना, जब प्रेशर होता है, तो मुझे लगता है सारी इंद्रियां आपके उसी काम पे लग जाती हैं। तो देन कौन से गाने हैं इरशाद सर जो आपने बहुत कम टाइम लिया था लिखने में? कम टाइम तो नहीं, मुझे लगता है कम टाइम नहीं। जैसे आपने कहा माही वे, यू क्रैक्ड इट इन 15 मिनट्स। सो एज रहमान साहब once said, उन्होंने एक इंटरव्यू हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इरशाद ने 7 मिनट में तू क्या जाने क्रैक कर दिया। और उन्होंने ये भी बात की कि ये जो 7 मिनट में काम किया है, जैसे आप, मैंने बोला मैंने 15-20 मिनट में गाना लिख दिया, उसके पीछे मुझे लगता है कि शायद 20-22 साल की मेहनत है, 20-25 साल की। तो वो गाना चाहे 10 मिनट में लिखा जाए, चाहे 2 दिन में लिखा जाए, मेहनत उस पर उतनी ही होती है और उतना ही
जोर लगता है मेरे ख्याल से। सर कमिंग बैक टू चमकीला, अमर सिंह चमकीला अपने गानों में अनकंफर्टेबल रियलिटीज ऑफ रूरल पंजाब रिफ्लेक्ट करता था। क्या आपने उनके पॉलिटिकल व्यूज अपने जहन में रखे थे जिस समय आप चमकीला के गानों पे काम कर रहे थे? नहीं, असल में मैं भी पंजाब का हूँ, और जैसा मैंने कहा कि चमकीला जब स्टार थे 80s में, तब ताज़ा ताज़ा हमने जवानी में कदम रखा था और चमकीला के गाने हम सुनते थे। अब उस वक्त क्या माहौल था, किस तरह का सोशल सिनारियो था, या किस तरह की दहशत थी, या क्या हो रहा था गली मोहल्लों में, वो मुझे बहुत फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस है उसका। तो उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की या एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कुछ मैंने देखा, समझा, सुना था, वही मैंने अपने गानों में उतार दिया। आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया तू क्या जाने के बारे में, जो कि फिल्म का हिस्सा नहीं था। आई एम श्योर ये 6 ट्रैक एल्बम है, बट कितने गाने टोटल आपने बनाए या लिखे थे बिफोर अराइविंग ऑन दिस फाइनल 6? कितने गाने बनाए थे फॉर चमकीला? फॉर चमकीला ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ओके, रहमान साहब के साथ जब काम करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात ये है कि उनका प्रोसेस ऐसा है कि वो करते 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 गाना बनता है। वो बड़ा ऑर्गेनिक गाना बनता है। ऐसा कोई उसका पहले ही मुखड़ा या पहले ही कोई अंतरा तैयार नहीं होता कि ये मुखड़ा है, ये अंतरा है, इस पे आपको 2 अंतरे लिख देने हैं या 2 मुखड़े लिख देने हैं, 1 अंतरा लिख देना है। ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता। वो कोई एक छोटी सी चीज़ होती है, कोई कंपोजिशन होती है जिस पे आप इनिशियली वर्क करते हो। या जैसा मैंने कहा कि वो कोई लाइन मांग लेते हैं कि कोई वर्ड दे दो, कोई लाइन दे दो जिस पे स्टार्ट किया जा सके, तो फिर वो धीरे 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 बनती है बात। अब विदा करो जैसे इसमें गाना है, तो वो स्टार्ट में इनिशियली किसी और जोन में था और बहुत ही छोटा सा एक पीस था जो रहमान साहब ने मेल पे भेजा था और हमने सुना। और सुनने के बाद मैंने रहमान साहब को कहा कि ये बड़ी दिल वाला पीस है, कंपोजिशन में दिल बहुत है, मज़ा आएगा इस पे लिख के। तो वो फाइनल जब स्टेज हुई, तब वो फाइनल स्टेज में जाके विदा करो गाना बना। और इनिशियल स्टेज में जब हम काम कर ही रहे थे, उसमें फीमेल पोर्शन नहीं था। देन रहमान साहब आफ्टर ए पॉइंट ही थॉट के इसमें उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, तो उन्होंने आगे फिर इसकी फर्दर कंपोजिशन की एंड मैंने लिखा उस हिसाब से। तो कितने गाने बनाए, ऐसा नहीं है कि हमने 14 गाने बनाए उसमें से 6 छांटे। असल में हमने एक ही गाने पे शायद 14 बार काम किया। ऐसा समझ लीजिए। इसको इस अंदाज में देखना चाहिए कि एक होता है कि आप 20 गाने बना लेते हैं या आप 25 गाने बना लेते हैं या आप 10 गाने बना लेते हैं, उसमें से 5 गाने छांटते हैं। एक होता है आप एक ही गाने पे 25 बार काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है दूसरे वाला तरीका इसमें ज़्यादा हुआ। तभी गानों की इतनी इंड्योरिंग क्वालिटी है और ये बरसों तक याद रखे जाएंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट योर क्रिएटिव प्रोसेस एंड आई कैन टॉक फॉर एन आवर अगर आप मेरे से पूछें आपके रॉक स्टार और सोचा ना था कि गानों के बारे में। बट टू स्टार्ट विथ सर, वी ऑल लव रॉक स्टार, तो प्लीज़ टेल अस अबाउट द बैक स्टोरी ऑफ द सॉन्ग कतिया करूँ फ्रॉम द फिल्म रॉक स्टार। कतिया करूँ के पीछे असल में ना स्कूल के टाइम पे या इनिशियल कॉलेज लेवल में हम कैंप्स लगाने जाते थे। वो यूथ लीडरशिप के कैंप्स होते थे जहाँ हम जाते थे, और या हाइकिंग ट्रैकिंग के कैंप्स होते थे जहाँ हम जाते थे। तो ग्रुप्स में लड़के जाते थे ट्रैकिंग पे, अलग अलग 2-2, 3-3 ग्रुप या लीडरशिप में। तो होता क्या था, जब चल रहे होते थे ट्रैकिंग पे, तो उस बोरियत को या कह लीजिए या उस थकान को दूर करने के लिए कोई ना कोई गाना शुरू हो जाता था। कोई गाना शुरू करता था, सामने वाला उसको उठाता था, फिर आगे वाला कुछ और बढ़ा देता था, वो गाना बनना शुरू हो जाता था एक काइंड ऑफ। तो ये जो कतिया करूँ तेरा रूह है, ये फ्रेज़ एक्चुअली उन्हीं दिनों का फ्रेज़ है। तो ये मेरे दिमाग में था। जैसे साडा हक भी एक ऐसा ही फ्रेज़ है। जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे तो हम गाते रहते थे कतिया करूँ तेरा रूह, कतिया करूँ, और उसके लिरिक्स भी अलग होते थे। मतलब कतिया करूँ तेरा रूह, मैं सारी रात कतिया करूँ, किसे दी फीएट, किसे दी समथिंग मारुति साडी
टैक्सी तू, ऐसा कुछ यू नो वेरी साड़ी पेप्सी साड़ियाँ, नहीं वो होता है किसी दी लिम्का, किसी दी गोल्ड स्पॉट, साड़ी पेप्सी तू, सारी रात कत्या करूँ तेरा रून। तो वो ये फ्रेज मेरे पास तब से उन्हीं दिनों से मेरे पास था। तो आई थॉट कि इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या इंस्टेंट यस थी जब आपने ये वर्ड प्रेजेंट किए इम्तियाज़ और ए रहमान को? एक्चुअली वो हुआ ये कि रॉकस्टार के गानों में बहुत सारे ऐसे गाने थे जिनका एक एक फ्रेज मुझे समझ में आ गया था कि इसका ये यहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। उनमें से साडा हक भी एक फ्रेज था जो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली इस पिक्चर में जाएगा। उसमें कत्या करूँ भी था एक जो मुझे लगा कि जाएगा। कुन फाया कुन भी था। कुन फाया कुन भी मैंने असल में जैसा सब जानते हैं अब तो वो है तो कुरान पाक से, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो बुल्ले शाह की किताब में पढ़ा था। okay. तो मुझे वो उसका साउंड बहुत अच्छा लगा था एंड वो मैंने रख लिया था। फिर जब वहाँ कवाली का एक सिचुएशन आई तो मुझे लगा कि यहाँ कुन फाया कुन जा सकता है। तो रहमान साहब ने फिर पूछा, इम्तियाज़ को भी ठीक लगा और रहमान साहब ने आगे फिर पूछा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या फिल्म में सूफ़ी जो उनके गुरु हैं, उनके पीर हैं उनसे, तो उन्होंने इजाज़त दे दी और फिर हमने इस्तेमाल किया। सर देन स्टेइंग विद कत्या करूँ, ये पहली बार हमने ये शब्द सुने थे इन द फिल्म रॉकस्टार। क्या ये कोशिश रहती है आपकी एज अ लिरिसिस्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स? मुझे लगता है गाने अटेम्प्ट ना दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि आपको कोई ऐसा लफ्ज़ मिल गया या आपने कोई डिक्शनरी से उठा लिया या आपने सोच के रखा हुआ है कि इसको तो मैंने इस्तेमाल ही करना है, वो कोई भी वर्ड हो, तो उसको फिर आप ज़बरदस्ती इस्तेमाल करते हो, चाहे उसका वो मीनिंग निकले वहाँ पे या ना निकले। क्योंकि हम थोड़े से लैंग्वेज को लेके उतने सीरियस नहीं हैं, सुनने वाले भी उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये बात ऐसे यहाँ पे कैसे ये लफ्ज़ आ गया। तो वो नए नए लफ्ज़ ना आपको अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा यू नो मीनिंग वाइज वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात करते नहीं। और दूसरी एक बात ये होती है कि आप एक थॉट को लेके गाना लिखते हो। okay. वो थॉट कैसे एक्सप्रेस होगा? जैसे तुम सभी पाक मगर हूँ मटमैला में, तुम सभी साफ सही हूँ मटमैला में, विदा करो। yes. अब मैंने सोच के नहीं वहां पे मटमैला यूज किया। तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में, पाप का दरिया फ्रेज मैंने कोई सोच के नहीं इस्तेमाल किया। मुझे एक फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, वो फीलिंग इस तरह से एक्सप्रेस हो रही है, दैट्स इट। मैं कोई वर्ड पकड़ के उसको उसके इर्द गिर्द गाना बुनने लग जाऊं, मुझे लगता है वो बहुत ही एक फेक एफर्ट होती है किसी भी लिरिसिस्ट की। ये नेचुरल। तो देन कौन से आपको लगता है ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने अपने गानों में यूज़ किया है पहली बार या नहीं? कत्या करूँ तो इज़ द वन वी ऑल लव। नहीं ऐसा मैंने कोई अब मैं गिनवाऊँ कि मैंने ये इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ नहीं है, गिनवाने वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने कोई डेलिबरेटली यूज़ नहीं किया। हाँ, मुझे आप जैसे दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि आपने कत्या करूँ इस्तेमाल किया या आपने कुन फाया कुन इस्तेमाल किया या आपने साडा हक इस्तेमाल किया या इवन मैंने अभी मटमैला की बात की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वर्ड लेके आता हूँ तो उसके ऊपर थॉट बनाता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। नो, आई नेवर ट्राइड कि मैं कुछ लिख दूँ इधर उधर के चमकदार वर्ड उठा के और वो कुछ सेंस बनाने लग जाएं। कुछ सेंस बनाना इज़ नॉट लिरिक्स राइटिंग फॉर मी। सर, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, हकीकत, इबादत, जुनून, मौत, दीज आर द स्टेजेस ऑफ लव। क्या आप इन स्टेजेस ऑफ लव को अपने जहन में रखते हैं जब आप कोई लव सॉन्ग लिख रहे होते हैं? ये तो मुझे आपने बताया यार, मुझे तो पता ही नहीं ये स्टेजेस होती हैं। सीरियसली मैं बिल्कुल जहन में नहीं रखता हूँ यार, मैं बिल्कुल जहन में नहीं रखता हूँ। मुझे मोहब्बत के बारे में मैं कुछ खुद समझने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किस तरह से होती है और क्यों होती है, और इतना लिखा जाने के बाद भी अभी तक हम लिख रहे हैं मोहब्बत के बारे में। मुझे ये ज़रूर पता है कि हर इंसान की एक लव स्टोरी है, दुनिया में जो पैदा हुआ है हर इंसान की एक लव स्टोरी है, और उस हर इंसान की लव स्टोरी दूसरे से अलग है। यही खूबसूरती है मोहब्बत की। सो देन आपके अकॉर्डिंग अगर
तुम साथ हो और तुमको पा ही लिया, कौन सी स्टेजेस ऑफ लव ये गाने, दोनों गाने रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आज व्हेन यू लुक बैक एंड लुक एट देम, आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है ये ना दोनों, जैसे तुम हो साथ मेरे, अब तुमको पा ही लिया, है ना, ये दोनों ही एक ही स्टेज के गाने हैं। ये कोई अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेजेस ऑफ लव के गाने नहीं हैं। अब एक होता है तुम मेरे साथ हो, एक होता है तुम और मैं एक ही हैं। अब तुमको पा ही लिया वो स्टेज है जब तुम और मैं एक हो गए। ओके, और प्यार तुम, में है। हाँ, मतलब एक ही हो गए, ओके, वो अलग रहे ही नहीं। और नाइस। तुम हो वो वाली स्टेज है कि तुम अभी यहाँ बैठे हो, फिर चले जाओगे, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे साथ ही रहोगे। आप हमेशा महसूस करते हो वो मेरे साथ ही यार चल रहा है। तो एक होता है आटे और नमक का मिल जाना, एक होता है आटे और नमक का साथ साथ रहना। व्हाट इज योर रिलेशन विद सूफी सॉन्ग्स? आई मीन, कुन फाया कुन आपने लिखा है, और ऑल्सो तू कुजा, जो कि इंस्पायर है फ्रॉम अ सॉन्ग बाय नुसरत फतेह अली खान। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि वो गाना नुसरत फतेह अली साहब से इंस्पायर्ड नहीं है। ओके, तू कुजा मन कुजा ऑलरेडी फारसी का एक फ्रेज है, जो सिर्फ एक फ्रेज फारसी का लिया है। अब उन्होंने भी वहीं से ही लिया है जहां से मैंने लिया है। ओके, सो तू कुजा मन कुजा, तुम कहाँ मैं कहाँ, वो ये बेसिकली खुदा से बात हो रही है, भगवान से बात हो रही है कि आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो आप उसको पुकारते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो। तो तू कुजा मन कुजा एक पर्शियन फ्रेज है। और जहाँ तक सूफीज़म की बात है, मुझे एक लगता है कि ये एक इस तरह का जॉनर है जिसमें शायद सुकून तो रहता ही रहता है, उसके अलावा शिकायत का भी मौका रहता है। ओके, सुकून और शिकायत दो चीज़ें ऐसी हैं, शिकायत अगर आपकी सही ढंग से सुन ली जाए या पहुंच जाए जिस तक पहुंचानी है, वो भी आपको सुकून देती है। मैं तो जग को ना भाया तूने गले से लगाया, अब मैं तो जग को ना भाया, वो जग के साथ शिकायत है उसकी, तूने गले से लगाया, है ना। तू कुजा मन कुजा, वो भी एक तरीके से खुदा के, भगवान के, वाहेगुरु के करीब आने की एक बात है। और इवन बोल मोहब्बत भी उसी तरह की बात है। यस, यू नो, तो वो थोड़ा सा मेरा जो, मुझे जो लगता है एक थोड़ा सा बात, थोड़ी सी जब आप उस जोन में जाते हो तो बात मुझे लगता है कि थोड़ी खुल जाती है, आपके पास कहने का थोड़ा मौका और मिल जाता है आपको। मुझे लगा कि बोल मोहब्बत रहमान साहब ने रिक्वेस्ट की होगी, बिकॉज रहमान साहब वाज अ वेरी ऑस्पिशियस एसोसिएशन विद बुल्ले शाह। नहीं, ये एक्चुअली इम्तियाज़ का सजेशन था कि यहाँ पे हम इस तरह की बात करें कोई। और यहाँ के लिए भी हमने, जैसा मैंने कहा कि कुछ और गाना पहले बनाया था, उससे पहले कुछ और गाना बनाया था। सी एज आई सेड कि एक कई बार होता है कि आप कोई एक सिचुएशन बनाते हो, देन आपको लगता है ये उस तरह से वर्क नहीं कर रही है चीज़ें, इस पर थोड़ा और काम होना चाहिए, फिर कोई और काम होना चाहिए। तो काम करते करते हम बोल मोहब्बत पे पहुँचे। सर, अगले साल इल बी 20 ईयर्स टू सोचा ना था। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म व्हेन यू एंड इम्तियाज़ टीम्ड अप। उस फिल्म के कितने अच्छे और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, बट माय फेवरेट इज़ द टाइटल ट्रैक। आपकी सबसे एंड्योरिंग मेमोरी क्या है सोचा ना था की म्यूज़िक की? मेरी तो सबसे अच्छी मेमोरी यही है यार कि वो मेरी पहली साइंड पिक्चर थी। हालांकि मैंने उसके लिए, मैं उसमें इंडिपेंडेंट, मतलब एक एक्सक्लूसिव लिरिसिस्ट नहीं था। मेरे साथ एक और हमारे लिरिसिस्ट दोस्त थे, हमारे भाई सुब्रत सिन्हा, उन्होंने भी उसमें गाने लिखे थे। मगर आपको याद है हाउ द टाइटल ट्रैक वाज बोर्न? सो क्या ब्यूटीफुल लाइंस है, कभी दिल के करीब मेरे ऐसे नसीब तुम्हें लाएंगे सोचा ना था। हाँ, कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा ना था। ये पहला गाना था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, ये बिल्कुल फर्स्ट गाना था किसी भी पिक्चर के लिए जो मैंने अटेम्प्ट किया था। और इसी से ही टाइटल भी निकला। इनिशियली ये टेंटेटिव टाइटल ही था, सोचा ना था, लेकिन उसके बाद फिर ये यही टाइटल परमानेंट हो गया। सो मेमोरी, एज ए मेमोरी सोचा ना था इज बिकॉज इट्स माई फर्स्ट साइंड पिक्चर, ऑल्दो माई फर्स्ट रिलीज्ड पिक्चर वाज चमेली। तो मेरे लिए तो इसकी एक अलग अहमियत रहेगी ही रहेगी।
मुझे याद है ये पिक्चर काफ़ी देर फिर ये रिलीज़ नहीं हुई, फिर ये रिलीज़ हुई तो यहाँ फन, हाँ मार्च में फन रिपब्लिक के यहाँ इसका एक स्टैंड ही लगा एक सिनेमा में, तो रात को 12 बजे वो स्टैंड ही देखने के लिए मैं भी और पिक्चर के डायरेक्टर भी और एक्टर भी शायद वहाँ पहुँचे देखने के लिए। वो स्टैंड ही क्या, हमारा स्टैंड ही लग गया। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है एक सॉन्ग राइटर के लिए टू हैव अ फुल कमांड ऑन वन लैंग्वेज। सर कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी आप काम करते हैं ना, राइटर या लिरिसिस्ट का काम है लिखना। अब लिखोगे कैसे? जब आपके पास ज़बान होगी, आपने कुछ सोचा है एज इट इज़, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे वो चीज़ निकल के नहीं आएगी जो आप कहना चाहते हो, तब तक तो आप राइटर नहीं बन सकते ना। तो बिना लैंग्वेज की कमांड, बिना किसी एक भाषा का, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आती हो, तो आपको बाकी ज़बानों का भी, बाकी लैंग्वेजेस का भी थोड़ा अंदाज़ा करेक्टली हो जाता है, राइट। अदरवाइज बहुत सारी, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, गानों में ही हो जाती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता वो डेलिब्रेटली होती हैं या अचानक से हो जाती हैं, किस वजह से हो जाती हैं। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आपका एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा, जो आप कहना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से कहा जाएगा। सर यू बीन राइटिंग सॉन्ग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स और आपने कई सुपरहिट गाने, कई बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। क्या शब्दों की शेल्फ लाइफ होती है? बिल्कुल होती है। हर 5 साल में डू यू थिंक नए शब्द सुनने को मिलते हैं गानों में? वो असल में होता है क्या है, कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा इवॉल्व होती है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले नहीं थी, राइट। जैसे आज से 25 साल पहले जितना अभी सेल फोन हमारी भाषा में आ गया है, उतना शायद आज से 25 साल पहले नहीं था, राइट। या और भी इसके अलावा भी, ये तो मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे इस तरह के लफ्ज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते 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 एक नए अंदाज में ले आए हैं, है ना। जैसे तलक एक वर्ड है, एक्चुअली तो वो तक है, जो हम तक अभी कहते हैं कि तुम तक, तो तुम तलक भी हो सकता है वो वर्ड, है ना। तो रिफाइन करती रहती है भाषा अपने आप को, और उससे क्या होता है, बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारे लफ्ज़ हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, और हमारे पास एक भाषा इज़ लाइक ना, बहुत एक बहुत खालिस दूध की तरह है, हम धीरे धीरे उसमें पानी मिला रहे हैं। ओके क्योंकि पहले हम गानों में सुनते थे नदियाँ, पहाड़, बादल, सनम, जानम, आज ये वर्ड्स वी डोंट फाइंड इन हिंदी सॉन्ग्स। डू यू थिंक कि हर 5 साल में नए गाने, नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते रहते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में? डेफिनेटली होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर बदल रहे हैं। जो पहले हम सनम सुनते थे वो उस टाइम के लिए जायज़ था, राइट। और अभी जो हम करें, अभी मुझे लगता है कि जो लिरिक्स राइटिंग भी है वो थोड़ी सी रियल हुई है। अगर मान लीजिए, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फूलों की रानी बहारों की मलकिया तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, अभी भी ये गाना चल सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी ये इस गाने में कुछ दिक्कत है, पर आपको थोड़ा सा कहीं इसमें कंटेम्प्रेरी, अदरवाइज ये फिर बड़ी फ्लावरी सी लैंग्वेज लगने लगेगी। हम शायद थोड़ा सा रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक हुए हैं टुवर्ड्स लिरिक्स राइटिंग। ऑल्सो हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें अभी। अब मुझे मालूम नहीं, मगर आई डोंट नो आप कितने लोग हैं जो, कोई सिर्फ हिंदी कोई नहीं बोलता है, हर एक मिक्स बोलता है, हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा बीच में उर्दू। ये भी चेंज आया आपको लगता है? हाँ, ये भी चेंज आया, क्योंकि हमें हर जगह काम करना पड़ता है ना। हमें कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है, इंग्लिश में काम करना पड़ता है, हमें रोमन में हिंदी लिखनी पड़ती है, हमें हिंदी भी बोलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों के और अपने बच्चे स्कूलों में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ इंग्लिश का चलन है, तो हमें उनके साथ इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हम जहाँ से आए हैं अपने अपने कस्बे से या क्षेत्र से, वो अलग प्रदेश हैं, वहाँ एक लोकल भाषा जिसे कहते हैं, एक डायलेक्ट चलती है। तो ये तो है ही है, हमारी, और बात ये नहीं है कि हमारी भाषा में और भाषाओं के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तकलीफ़ की बात यह है कि जब कोई आपके साथ प्योर
भाषा में बात करता है, ख़ास करके हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी में, तो आप उसको ऐसे देखने लगते हो ये तो प्योरिटन टाइप का आदमी है यार, ये मतलब बहुत ही ग्रामर के पीछे पड़ा हुआ है, अरे ये बहुत ही थोड़ा भाषा के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि एक अच्छी बात है यार, इसकी तो अप्रिसिएशन होनी चाहिए। आपने भाषा की बात करी, तो क्या एक खराब गाना बनाना भी एक क्राफ्ट है? रॉकस्टार में एक पार्ट है, शहर में हूँ मैं तेरे, वो एक्चुअली गाना मतलब ऐसा डिपिक्ट किया गया कि खराब सा एवरेज सा गाना है, तो क्या एक एवरेज गाना लिखना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है? नहीं, मुझे लगता है चीजें खराब करना सबसे आसान काम होता है। Sorry, I'm saying, is it very difficult even to write a average song? See, writing is not an easy job. अब वो आप कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, ख़राब लिख देते हो, कई बार आप ख़राब लिखने की कोशिश करते हो, आपसे ख़राब नहीं लिखा जाता, यू नो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप ना ख़राब लिखने की कोशिश जब आप करते हो तो ख़राब लिखते ही हो, जब आप अच्छा लिखने की कोशिश करते हो कई बार तब भी ख़राब लिख देते हो। So sir, then correct me if I'm wrong, so then do you think creativity is gifted and it can't be taught or developed? मुझे लगता है कि जब हम पैदा हुए थे ना, हम वी आर बंडल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, हम सब में वो सब कुछ है जो इस दुनिया में है, आर्ट के लेवल पे। आप भी और मैं भी पेंटर भी हैं, हम सिंगर भी हैं, हम एक्टर भी हैं, हम राइटर भी हैं, हम सीईओ भी एक कंपनी के हैं, हम सब कुछ हैं, हम प्लेयर भी हैं, राइट। आपने भी खेला होगा ना बचपन में क्रिकेट गली में, मैंने भी खेला बचपन में, आपने भी कुछ ड्राइंग बनाई होगी स्कूल में, मैंने भी स्कूल में कोई ड्राइंग बनाई है, आपने भी स्कूल के फंक्शनों में कभी गाया होगा, कभी ग्रुप सॉन्ग में, कभी कहीं पे, मैंने भी गाया है। सवाल यह है कि हमने जो हमारे पास स्किल्स हैं उन पे किस पे काम किया है। हम जिस स्किल पे काम करते हैं वो बड़ी हो जाती है, जिस पौधे को हम पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, वो बड़ा हो जाता है, बस इतनी सी बात है। किसी ने गाने को पानी दिया, धूप दिखाई, उसकी गायकी बड़ी होगी, किसी ने लिखने को तो उसकी लिखाई बड़ी हो गई। Do you think then the song विदा करो is really a tear jerker, और जब वो फिल्म में आएगा तो it will make the viewer emotional जब वो स्क्रीन पर आएगा in the film चमकीला? Yes, डेफिनेटली, पक्के तौर पे स्क्रीन पे जब विदा करो आएगा, जो लोग पूरी पिक्चर देखेंगे जब विदा करो आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिना रोए लोग नहीं रह सकेंगे। जिस अंदाज में वो गाना लिखा गया है, उस गाने की मुझे के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ासियत ये है कि उसकी जो कहत है ना, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन में पहले शायद नहीं लिखा गया कि ओके आप सब ठीक हो यार, मैं ही गलत हूँ ना, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं नहीं रहूँगा तो ये जो ख़राबी हो रही है यहाँ पे वो दूर हो जाएगी ना, सब ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है मैं चलता हूँ यार, मैं ही ख़राब हूँ, आप इस साफ़ सुथरे संसार में सुखी रहो। What a deep thought. Well, I have many questions, sir, about your music, but maybe next time. But right now, I want to wish you all the best for Chamkila and for all your future projects. Thank you so much for taking time out and talking to us. All the best, sir. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया।